दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जो खुद को आधुनिकता का प्रतीक मानता है, जो अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति की बड़ी बड़ी बातें करता है, आज वही देश एक ऐसी बेबसी के रास्ते से गुजर रहा है जिसकी कल्पना शायद उसके हुक्मरानों ने कभी नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की, जो इस वक्त एक ऐसे विनाशकारी संकट की दहलीज पर खड़ा है जो युद्ध से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। यह संकट बारूद का नहीं, बल्कि जिंदगी का है। तुर्की के अस्पतालों में सन्नाटा है, फार्मेसियों की अलमारियां खाली हो रही हैं और वहां का मेडिकल एसोसिएशन आज चीख चीख कर कह रहा है कि उनका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ढहने की कगार पर है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था दवाओं की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी। क्या यह सिर्फ एक आर्थिक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे नई दिल्ली में बैठी भारत सरकार का कोई ऐसा खामोश प्रहार है जिसने तुर्की की अकड़ को जमीन पर ला दिया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन परतों को खोलेंगे जो बताती हैं कि कैसे भारत ने एक साथ दो दुश्मनों को पस्त किया और दुनिया को दिखा दिया कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से टकराने का अंजाम क्या होता है। तुर्की में हालात इस वक्त बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। वहां की सड़कों पर दवाओं की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। आम नागरिक, जो कल तक तुर्की के वैश्विक रसूख की बातें करते थे, आज सिर्फ एक एंटीबायोटिक या इंसुलिन के लिए एक शहर से दूसरे शहर की खाक छान रहे हैं। तुर्की के मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है जिसमें साफ कहा गया है कि देश का स्वास्थ्य ढांचा अब वेंटिलेटर पर है। लेकिन यह शॉर्टेज अचानक नहीं आई। इसके पीछे तुर्की की वे गलतियां हैं जिन्हें वह अपनी ताकत समझता रहा। एक तरफ तुर्की ने भारत जैसे एक सच्चे साझेदार से बेवजह पंगा लिया, तो दूसरी तरफ उस पर लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि वह प्रतिबंधित और उग्रवादी संगठनों को न केवल पनाह देता है, बल्कि अपनी मेडिकल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा उनके इलाज में झोंक देता है। जब संसाधन सीमित हों और नियत में खोट हो, तो अंजाम यही होता है। तुर्की ने अपनी जनता के हिस्से की दवाइयां उन जगहों पर खर्च कीं जहां से सिर्फ अशांति पैदा होती है, और आज नतीजा यह है कि वहां का आम आदमी इलाज के अभाव में सिसक रहा है और तड़प रहा है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। तारीख थी 14 फरवरी, पिछला साल यानी 2025, जब पूरी दुनिया प्यार और अमन की बातें कर रही थी। तब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उतरे थे। उनके साथ तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान भी मौजूद थे। पाकिस्तान की संसद से एर्दोगान ने जो शब्द कहे, उन्होंने भारत तुर्की रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। मंच से दहाड़ते हुए एर्दोगान ने कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है और तुर्की हर परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए भारत के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। उन्होंने पाकिस्तान को अपना छोटा भाई बताया और कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान में तो खूब तालियां बजीं, लेकिन दिल्ली के गलियारों में इस अपमान को बहुत गंभीरता से लिया गया। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एर्दोगान की उस एक स्पीच ने भारत के सब्र के बांध को तोड़ दिया। भारत ने तुर्की के उस बयान का जवाब चिल्लाकर नहीं, बल्कि कूटनीति और व्यापार के जरिए दिया। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत ने कितनी खामोशी से तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखा। भारत और तुर्की के बीच फार्मा व्यापार हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत ने तुर्की को लगभग $138 मिलियन की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपोर्ट की थीं। लेकिन एर्दोगान के बयान के बाद वित्त वर्ष 2023 से 24 में इसमें 18% की भारी गिरावट आई और यह आंकड़ा सिमटकर $112 मिलियन रह गया। सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2024 से 25 के दौरान इसमें फिर से 12% की कटौती की गई और एक्सपोर्ट घटकर महज $98 मिलियन पर आ गया। अभी मौजूदा वित्त वर्ष के पूरे आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार यह एक्सपोर्ट ना के बराबर रहने वाला है।
भारत ने तुर्की को जाने वाली जेनरिक दवाओं की खेप को अब दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया कि जो देश हमारी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं कर सकता, वह हमारी दवाओं और हमारी तकनीक का हकदार कैसे हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत तुर्की को दवाएं नहीं दे रहा, तो क्या भारत का नुकसान नहीं हो रहा? जी नहीं, यही तो भारत का मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने तुर्की के हिस्से की दवाओं को डायवर्सिफाई कर दिया है। भारत ने अब अपना ध्यान अफगानिस्तान जैसे उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया है जहां दवाओं की वास्तविक जरूरत है और जहां भारत अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच फार्मा सेक्टर को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान से दवाइयां लेना पूरी तरह बंद कर दिया है और वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर हो रहा है। इसके अलावा भारत ने ब्राजील और नाइजीरिया जैसे विशाल बाजारों के साथ हाथ मिला लिया है। ये देश वर्षों से भारत से सप्लाई बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। अब भारत इन देशों के साथ मिलकर अपने फार्मा एक्सपोर्ट को $20 बिलियन तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत के पास खरीदारों की कमी नहीं है, लेकिन तुर्की के पास सप्लायर की भारी कमी हो गई है। भारत को दुनिया की फार्मेसी ऐसे ही नहीं कहा जाता। उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तुर्की अपनी जरूरत की कैंसर की दवाएं, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन इंजेक्शन और जीवन रक्षक टीकों के लिए पूरी तरह भारतीय जेनरिक दवाओं पर निर्भर था। भारतीय दवाएं न केवल उच्च गुणवत्ता की होती हैं, बल्कि वे पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत सस्ती भी होती हैं। आज जब भारत ने हाथ पीछे खींचे हैं, तो तुर्की को यूरोप का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन यूरोप की दवाएं भारतीय दवाओं के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा महंगी हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही गिरती मुद्रा और बेतहाशा महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में महंगी यूरोपीय दवाएं खरीदना तुर्की के लिए बहुत मुश्किल जैसा साबित हो रहा है। तुर्की के अस्पतालों में अब आम आदमी के लिए इलाज करवाना एक सपना बनता जा रहा है। तुर्की की यह स्थिति हमें सिखाती है कि कूटनीति में भावनाओं से ज्यादा हकीकत मायने रखती है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है, जो अपने दोस्तों की मदद करना जानता है, तो अपने विरोधियों को सबक सिखाना भी जानता है। तुर्की को आज अपनी विदेश नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या उसे एक ऐसे छोटे भाई पाकिस्तान का साथ देना चाहिए जो खुद डूब रहा है, या फिर उस विश्व गुरु भारत के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए जो पूरी दुनिया का पेट और स्वास्थ्य दोनों संभाल रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने तुर्की को जाने वाली दवाओं की सप्लाई रोककर या कम करके सही फैसला लिया है? क्या राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस गहरे खेल की समझ हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।